नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी किनारे के लोग। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। इस लंबी बीमारी और वीरानी ने ही उसे शायद इस कदर जर्जर बना दिया है। नहीं तो अभी उम्र ही क्या है उसकी, 28 भी तो पूरे नहीं हुए। इस उम्र के लोगों में जो जोश, जो जिंदा दिली, जो उमंग होनी चाहिए, वह उसमें कभी भी नहीं रही। कभी भी उसने अपने को युवा अनुभव नहीं किया। हमेशा माथे पर बिछी सीधी तिरछी समानांतर रेखाएं, आंखों में रेत की सी उदासी, काठ से सूखे बेरौनक चेहरे पर कोई भाव नहीं। कभी कभी वह अपनी कलाइयों की नीली उभरी नसों को देखता है तो देखता रह जाता है। अपना सारा हाथ, नहीं नहीं, सारा शरीर उसे एकदम ठंडा लगता है, बर्फ की तरह शांत। साहब, आज खाना क्या लेंगे? बैरा कभी आकर पूछता है तो उसे बोलना पड़ता है यही एक आध नपे तुले शब्द कि उसे खाना है या नहीं। अन्यथा वह इतना भी नहीं कहता, केवल सिर हिलाकर रह जाता है। बैरा फिर चला जाता है। तपन को लगता है असहज सन्नाटा सारे कमरे में फिर व्याप्त हो गया है। वह हैंडलूम के रंग बिरंगे भारी पर्दों से ढकी खिड़कियों की ओर देखता है। रिंग पर पर्दे की सिलवटें एक साथ इतनी गुथी रहती हैं कि बाहर झांकने के लिए कहीं कोई दरार नहीं रह जाती। जब बाहर कुछ भी झांकने को नहीं रह जाता तो वह अपने अंदर की ओर झांकने लगता है। स्मृतियों के अछोर सागर के बीच उसने अपनी सुविधा के लिए, अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे अनेक द्वीप बना लिए हैं। पता नहीं पिछले कितने वर्षों से वह पानी से घिरे इन्हीं वीरान द्वीपों में रह रहा है। बहरा, आज यह कमरा किसने ठीक किया? शाम को तपन घूमकर लौटा तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। किताबें आज सब करीने से रैक पर लगी हैं। पलंग के पैताने के नीचे जूते, बाथरूम स्लीपर, गम बूट पलटन के सिपाहियों की तरह कतार में दम साधे खड़े हैं। वह स्विच ऑन करके कुर्सी के पास खड़ा हो जाता है। चादर के चारों किनारे आज बराबर बराबर दूरी पर झुके हैं, जैसे 2 फुटा लेकर नाप बैठाई गई हो। उसके ऊपर दूध के झाग से गुदगुदे तकिए एक दूसरे पर गिरे हैं। वह और पास आता है तो देखता है सफेद चादर पर नन्हे नन्हे जूते के भूरे निशान पड़े हैं। वह बैरा की ओर देखता है। बैरा अभी तक सामने खड़ा है। हुजूर, वह जो 24 लंबर में रहती हैं, जो है सो आज वे दिन के टाइम यहाँ आई थी। क्यों? यह तो पता नहीं हुजूर। बैरा साहब के मुंह की ओर ताकता है। जो है सो जब मैं सफाई कर रहा था तो वह सामने बरामदे में से जा रही थी। एकाएक फाटक पर रुक गई। भीतर आकर जो है सो पूछने लगी, बाबू हैं? मैंने जवाब दिया कि वे आज घूमने लड़िया कांटा गए हैं। तो बहुत देर तक फाटक के अगाड़ी खड़ी रही। कहने लगी, किताबें ऐसे नहीं धरते, चादर ऐसे नहीं लगाते। जो है सो वे मेरे हाथ से झाड़ू लेकर खुद सफाई करने बैठ गईं। तपन जैसे बैरा की नहीं, किसी और की, कहीं दूर की बेसिर पैर की बातें सुन रहा हो। बोला, और ये पलंग पर जूतों के निशान कहां से आए? हुजूर, जो है सो उनके साथ एक बच्चा भी था। वह पहले तिपाई पर चढ़ा, फिर वहां से पलंग पर उछला और चूहे की तरह इधर उधर बिदकता रहा, जब तक कि औरत उसे गोदी में उठाकर बाहर नहीं चली गई। इस तरह से सबको कमरे में आने क्यों देते हो? बैरा पहले तो चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, जो है सो वह आपके साथ एक दिन आपके कमरे में बैठी थी, सो मैंने समझा कि हुजूर के घर की कोई होंगी। कोई चीज बस उठा ले जाती तो मैं गरीब मुफ्त में मारा जाता। उस पहाड़ी जो है सो नौकर की सीधेपन की सीधी बातें सुनकर तपन यों ही हंसा और चुप हो गया। वह जूते उतारे बिना ही बिस्तरे पर गिर पड़ा। इधर उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। थोड़ा सा चलने मात्र से दम फूलने लगता है। वह लड़िया कांटा जाने की बात कह तो गया था, लेकिन अपने में पहाड़ पर चढ़ने की सामर्थ्य न पाकर तिरछा ही पाइंस की ओर निकल गया और वहां भी आधे रास्ते टोल टैक्स के पास से ही लौट आया। सामने मेज पर किश्ती नुमा टेबल लैंप रखा रहता है।
वह उसकी सुनहरी तिकोनी बालों की ओर अपलक देखता है। वह रोज सोचा करता है कि आज शाम को अवश्य ताल पर बोटिंग के लिए जाएगा। पानी में तैरने की उसकी बचपन से ही हॉबी रही है। बचपन में वह अपने गांव की नदियां में बहते चीड़ के सहतीरों पर बैठकर आर पार जाया करता था। फिर यहाँ तो इतनी अधिक सुविधा है कि, लेकिन सांझ घिरते ही सारा उत्साह मंद पड़ जाता है। अकेले कहीं भी जाने का मन नहीं करता। बहुत से लोग तो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। भला कैसे करते होंगे? वह 24 नंबर वाली महिला भी तो बेबी के साथ अकेली ही घूमती दिखलाई देती है। प्रातः तो अक्सर दिख जाती है, बिना बॉर्डर की साड़ी, माथे पर अठन्नी के बराबर गोल लाल टीका, मांग में हल्की सी सिंदूरी लकीर और पाँव में जीभ से भी पतली चप्पलें पहने फटफट चलती है। उस दिन वह बारिश की तेज बौछारों में भीगता भीगता मल्ली ताल से लौट रहा था, तो बच्चे का हाथ थामे वह देवदार के एक दरख्त के सहारे खड़ी थी। केवल बित्ते भर की नाम मात्र की चौड़ी छतरी सिर पर ताने थी। छतरी के झुके तारों से पानी टपक टपक कर उसके कंधों पर गिर रहा था, और तब आसपास सिर छिपाने का कोई ठौर न देखकर वह भी वहीं एक किनारे ठिठक गया था। उसका सारा शरीर बुखार से तप रहा था। ऊनी कपड़े भीगकर भारी हो गए थे। तन का ही भार उससे संभाला न जा रहा था। एक आध बार शायद महिला ने यूं ही उसकी ओर देखा था। वर्षा थम गई, किंतु कुछ छींटे अभी तक हवा में तिरछे तैर रहे थे, और वह लड़खड़ाता हुआ चढ़ाई की बजरीदार सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसके पांव कांपने लगे। उसके पीछे पीछे चलती महिला शायद स्थिति ताड़ गई। बोली, यह छतरी ले लीजिए, आप तो बिल्कुल भीग गए हैं। तपन मुड़ा, पपड़ी जमे होठों में मुस्कान लाने का प्रयास करता हुआ बोला, थैंक यू, अब तो पहुंच ही गया, थोड़ी सी दूर तो है। नहीं नहीं, कहती हुई महिला उसके काफी समीप पहुंच चुकी थी। लगता है आपको फीवर है। हाँ, उसने बड़ी लापरवाही से कहा, इधर ठंड की वजह से कुछ बढ़ गया है, नहीं तो। फिर कोई कुछ नहीं बोला। तीनों चुपचाप चलते रहे। बच्चे के सिर पर बंधा भीगा स्कार्फ महिला ने रस्सी की तरह मरोड़कर निचोड़ा। सीढ़ियां लांघकर कॉरिडोर तक वे साथ साथ आए। इससे चंद कदम आगे बरामदे तक भी वे साथ साथ आए। वे इस तरह चल रहे थे मानो तीनों साथ ही बाजार से थक कर लौटे हों। अपने कमरे के आगे क्षण भर रुककर तपन भीतर चला गया। कमरे के अंदर पहुंचकर उसे लगा कि शिष्टाचार के नाते उसे महिला से कुछ तो कहना ही चाहिए था। उसने कुछ क्यों नहीं कहा? बुखार बढ़ गया था। 2-3 दिन तक वह इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहा। तीसरे दिन पैबंद के बराबर धूप का टुकड़ा आंगन में बिखरा था। खरसू के पेड़ के कांटेदार पत्तों के झुरमुट से छनकर कुछ तिरछी पीली किरणें उसकी खिड़की के शीशे पर भी बिछ गई थी, जो तपन को बहुत भली लग रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की के प्रकाश की ओर बढ़ाया, जो पीले उजियाले में और पीला लगने लगा था। उभरी नसों के तार दूर तक खिंच गए थे। तब वह महिला एक हाथ में आइवरी प्लास्टिक की कंटिया और दूसरे में बच्चे का हाथ थामे हौले हौले भीतर आ रही थी। उसने बहुत हल्के ऐश कलर की कांजीवरम किस्म की साड़ी पहन रखी थी। खुली मोटी लटें कूल्हों को छू रही थीं। सदा की तरह चाबी का गुच्छा कंधे के पीछे लटक रहा था। पाँव में छिलके सी पतली चप्पलें थीं। आप तो सचमुच बीमार पड़ गए। वह इस तरह से कमरे में आई जैसे रोज ही यहाँ आती जाती हो। मुझे तो पता ही नहीं चला, आज बैरा ने बताया। तपन समझ गया कि जो है सो ने बतलाया होगा, वही उसका इतना ख्याल रखता है। वह आकर पलंग के पास रखे स्टूल पर बिना किसी पूर्व शिष्टाचार के बैठ गई। क्या फीवर है? बिना हिचकिचाहट, तनिक भी संकोच के बिना बड़े सहज भाव से उसके माथे पर हाथ गया। अरे, आवे की तरह तप रहा है। कोई मेडिसिन नहीं ली? तपन ने कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टरों को भी नहीं बुलाया? तपन चुप रहा। ऐसी लापरवाही बरतना क्या ठीक है? उसने तपन की ओर देखा कि वह कुछ बोले, कुछ कहे, किंतु तपन की आंखें शून्य में टिकी थीं। बच्चा मां की गोद में बैठा
दो बड़ी बड़ी आंखें खोले टुकुर टुकुर ताक रहा था। आप यहाँ अकेले ही हैं? तपन से सिर तक न हिलाया गया। बीमार कब से हैं? तपन अब सामने रखे किश्ती नुमा टेबल लैंप की ओर देख रहा था, सुनहरी पालों की ओर। उसकी आंखों में कुछ उमड़ सा आया। इतनी बड़ी दुनिया में वह अकेला है, कोई भी उसके सुख दुख के बारे में पूछने वाला नहीं। इतने वर्षों बाद उसे पहली बार इस तरह का अनुभव हुआ। लगा कि उसके अकेलेपन की पतली सी शीशे की दीवार पर किसी ने पत्थर फेंक दिया है। उसके दिल के नाजुक नरम हिस्से पर किसी ने सहलाते सहलाते नश्तर लगा दिया है। उसने आंखें जोर से मूंद लीं। महिला चुप थी। बैरा ने बाद में उसे बतलाया कि मर्ज पुराना है। बाबू जब से आया है बिस्तर पर लेटा रहता है। कभी तो सारी रात अंधेरे में बैठा बैठा गुजार देता है। जब खांसी के दौरे घंटों तक चलते हैं तो खांसते खांसते दुहरा हो जाता है। जो है सो एक दिन तो बिस्तर से नीचे गिरा बेहोश पाया गया था सवेरे। महिला उस दिन चुपचाप उसके सिरहाने बैठी रही, उसके माथे को सहलाती रही, जब तक कि उसकी पलकें न मुंदी और वह भली भांति सो न गया। परंतु उस दिन के बाद वह दिखाई न दी। कभी दूर से ही झलकती और ओझल हो जाती। चारों ओर से ऊनी कपड़ों में लिपटा चूजे जैसा छोटा मासूम बेबी भी दिखता न था। तपन पलंग से उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। रॉड पर पीतल की रिंग के सहारे झूलते पर्दे को लड़खड़ाते हुए एक ओर समेट दिया और सामने देर तक खड़ा न जाने क्या देखता रहा। बैरा ढका हुआ भोजन का थाल रख गया। अधिकतर ऐसा होता है कि जैसा थाल बैरा शाम को रख जाता है, प्रातः वैसा ही उठा ले जाता है। तपन छूता तक नहीं। सामने 24 नंबर में रात भर हल्का नीला 0 वॉट का बल्ब प्लास्टिक के पतले शेड में घिरा टिमटिमाता रहता है। वह महिला बच्चे के साथ हमेशा अकेली ही दिखती है। तपन खिड़की पर खड़ा खड़ा थक जाता है तो बिस्तर की ओर लौट आता है, जहां सफेद चादर के बीच बच्चे के जूते के भूरे निशान एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले गए हैं। वह सोने का प्रयास करता है पर नींद नहीं आती। दिन भर तो वह सोया ही रहा, फिर बार बार नींद आने भी क्यों लगी। वह यूं ही तकिए पर सिर टिकाए सोचता रहा। उस दिन के बाद वह क्यों नहीं आई। बंगाली महिलाओं की तरह उसकी बिना किनारी की धोती के छोर में बंधा पीठ पर गिरा चाबी का गुच्छा कितना अच्छा लगता है। शायद उसका पति साथ होगा, इसलिए भी हो सकता है कुछ और काम, कुछ और कारण भी रहे हों। शायद अन्य औरतों की तरह एक रोगी व्यक्ति से वह भी कतराती हो। कुछ भी हो, उसे क्या, सभी औरतें समान होती हैं ना। थोड़ी सी नाम मात्र की बात जिनके रूठने के लिए पर्याप्त होती है। वह अपने खादी के कुर्ते पर टके धागे के गोल गोल बटनों को 2 अंगुलियों के बीच दबाए नचाता रहता है। आज कमरा उसे बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था उसे बहुत अधिक भाती है। गंदे कपड़ों का ढेर इधर उधर बिखरा रहे, पुस्तकें उल्टी सीधी पड़ी हों, जगह जगह गर्द जमी हो, दिया सलाई की जली अधजली तीलियां, सिगरेट की कुचली हुई ठूंठियां और मैले बदरंग पर्दे हवा में उड़ते या खिड़की और दरवाजों पर उदास लटके हुए, इस माहौल में उसका दम घुटने लगता है। लेकिन जब वह बहुत अधिक बीमार रहता है, यानी कि कुछ भी कर सकना उसके लिए संभव नहीं रहता, तब अपनी बेबसी उसे बुरी तरह अखरती है। ब्याह के बाद उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन रहे, किंतु उसकी लंबी बीमारी के पश्चात उसे हमेशा के लिए अपनी किस्मत के सहारे अकेला छोड़कर जब वह किसी अन्य के साथ चली गई, तो उसे फिर किसी वस्तु की संवार न रही। वह हर तरह से टूटा, हर तरह से भिंचा भिंचा, हर तरह से कटा कटा रहा। इस तरह औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा रहना भी उसे भार सा लगने लगा। वह स्वचालित यंत्र की तरह धीरे से अपने आप उठा, खूंटी पर लटका भारी कोट उतारा, किवाड़ खोले। 21, 22, 23, 24 पर पांव अपने आप ठिठक गए। भीतर हमेशा की तरह हल्का नीला बल्ब टिमटिमा रहा था। दबे कंठ से लोरी की आवाज धीमे धीमे कांप कर बिखर रही थी और देवदार की दीवार की दरारों से छन छन कर
प्रकाश के साथ बाहर आ रही थी। चंद क्षण वह उसी तरह खंबे की भांति खड़ा रहा, फिर बाएं हाथ की उल्टी उंगलियों की गांठों से द्वार पर ठक ठक की आवाज की। मुंह पर बिखरे बालों को दोनों हाथों से पीछे करके महिला किवाड़ खोलकर सामने आ खड़ी हुई। आइए, बड़े सरल सहज ढंग से उसने कहा, जैसे वह रोज ही यहाँ आता हो या उसका आ जाना स्वाभाविक हो। वह भीतर आया तो महिला ने किवाड़ उड़का दिए। कमरे में बेत की एक ही कुर्सी थी, जिस पर बच्चे के धुले बिना प्रेस किए कपड़ों का ढेर लगा था। उन्हें दोनों बाहों में भरकर पास ही अटैची के ऊपर रखती हुई बोली, बैठिए। वह सामने बैठ गया। समीप ही बेबी के बिस्तरे पर बैठकर महिला उसे थपथपाने लगी, पहले की ही भांति, जैसे उसके आने से वस्तु स्थिति में तनिक भी परिवर्तन न हुआ हो। उससे कुछ न पूछकर महिला स्वयं बोली, इधर फिर इसकी तबीयत बिगड़ गई है। कुछ दिन तो काफी सुधार रहा, पर अब वजन तेजी से गिर रहा है। बीमारी क्या है? तपन ने घुटने के ऊपर घुटना टिकाकर खादी के लंबे कुर्ते की लंबी जेब से पनामा का पैकेट निकाला और दिया सलाई भी। डिब्बे के ऊपर सिगरेट के एक सिरे को टिक टिक मारकर होठों से दबाया और सामने की ओर देखा। क्या बताऊं, किस्मत ही अपनी रूठी है, महिला ने उत्तर दिया। एक ही तो है यह तिनका, जिसके सहारे जी रही हूं, लेकिन जब से यह पैदा हुआ है तभी से बीमार है। और वह चुप हो गई। चुप्पी को तोड़ते हुए तपन ने कहा, डॉक्टरों को तो दिखलाया ही होगा। दिखलाया क्यों नहीं? महिला का स्वर आर्द्र था। बहुतों ने जवाब दे दिया, कहते हैं इसे टीबी है, रोग बहुत आगे बढ़ गया है। हैं? विस्मय से तपन ने कहा, इतने छोटे बच्चे को भी टीबी होती है? होती क्यों नहीं, बच्चों को तो और भी अधिक आसानी से हो जाती है। देखिए ना, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, हल्दी की तरह। वह बच्चे के पांव पर पश्मीने के किनारे अच्छी तरह दबाने लगी, ताकि कहीं से भी हवा न लगने पाए। किसी सैनिटोरियम में नहीं दिखलाया? भवाली में अभी थोड़े दिन पहले दिखलाया था। उससे कुछ दिन पहले दिल्ली के मेहरौली सैनिटोरियम में भी दिखलाया था। कुछ महीने वहां रहा भी, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। दूसरों के बच्चों का दर्द किसे होता है? तभी यहाँ आई हूँ। लोग कहते थे नैनीताल का क्लाइमेट अच्छा है। जब आए थे तो 1 महीने में 2.25 पाउंड बढ़ा था, किंतु अब उससे भी कम हो गया है, जितना यहाँ आती बेर दिल्ली में था। उसके स्वर में अजीब सी अधीरता, अजीब सा कंपन था। बच्चा सो गया है। पुलोवर की लाल लाल धारियां चमक सी रही हैं, जिसके निचले काज में उसने अपनी तर्जनी डाल रखी है। महिला धोती का चाबी बंधा छोर संभालती हुई उठी। भीतर कमरे में स्विच ऑन हुआ, फिर दिया सलाई के जलने की आवाज और फिर स्टोव के भरभराने का स्वर। थोड़ी देर में वह तौलिए से गीले हाथ पोंछती बाहर आई। इस बीच उसने शायद अपने को संभाल लिया था। माथे की शिकनें अब अधिक गहरी न थीं। खाना तो होटल में ही खाते होंगे। जी हाँ। अकेले ही हैं क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। स्टिल बैचलर? उसने हल्के भाव से कहा। बस ऐसा ही कुछ। यानी? वह हंसी। यानी यही कि बस कुछ भी नहीं। आज की दुनिया में कौन किसका होता है? हम स्वयं ही खुद अपने नहीं तो दूसरा कौन होगा अपना? अंतिम वाक्य बड़ी वेदना से उभर कर आया था। शायद उसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसी बातें किसी से कहने से क्या लाभ? वह चुप था। महिला चाय के 2 प्याले लिए आई। यह कष्ट क्यों? कष्ट क्या, केवल चाय ही तो है। पहाड़ों पर तो इसके बिना गुजारा ही नहीं होता। 2-4 चुस्कियों के बाद तपन ने प्याला कुर्सी के हाथे पर रख दिया। बोला, मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, मिस्टर वाईबी लाल, कल ही यहाँ आए हैं। टीबी स्पेशलिस्ट हैं, कभी उन्हें दिखलाएंगे। तपन ने रुककर सामने देखा। लगता है आप लाड़ प्यार अधिक करती हैं, नर्सिंग कम। माँ अच्छी आया हो भी नहीं सकती, यही समझ लीजिए। और वह ठक ठक खोखली हंसी हंसी। यहाँ तो 9 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तपन ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा।
सारे कमरों में सन्नाटा छा जाता है। अभी पूरे 10 नहीं हुए हैं, लेकिन आपके और मेरे अलावा कोई भी जाग नहीं रहा है। केवल इसी कमरे में उजाला है। महिला ने कुछ नहीं कहा, एक गहरी सांस भरी। तपन चाय पीकर चुपचाप उठा। महिला अभी तक भी चुप थी। तपन फिर चला गया। महिला अभी भी चुप थी। कमरा साए साए कर रहा था। सुबह उसके उठने से पहले ही महिला उसके सामने तश्तरी से ढका चाय का प्याला लिए खड़ी थी। आप अभी तक नहीं उठे? महिला ने सहानुभूति के शिकायत के स्वर में कहा। तभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तपन कुछ कहे इसके पहले ही उसने प्याला सामने रख दिया। देखिए, आपके लिए रसम चाय लाई हूं, सुबह सुबह मुंह खट्टा करने के लिए। वह नहा धोकर आई थी, बहुत भली लग रही थी। वह झटपट बिस्तरे पर उठ बैठा और प्याला होठों से लगा लिया। आप भी खूब हैं, महिला ने सरोष कहा, बिना कुल्ला किए ही। तपन खिसिया सा आया। जब तक उसने प्याला खाली न कर दिया, महिला हाथ बांधे खड़ी रही। आपको खट्टी चाय पसंद नहीं आई? उसने शायद सुना नहीं, सोचता हुआ बोला, बेबी कैसा है? महिला ने भी शायद नहीं सुना। वह खाली प्याला लेकर चली गई। अधिक बातें आज पता नहीं क्यों किसी ओर से नहीं हुई। दरवाजे को पार करती करती वह क्षणभर कुछ कहने को ठिठकी, किंतु बिना कुछ कहे ही चुपचाप झटके के साथ बाहर चली गई। तपन टहल कर आया। बाहर बरामदे में बेंत की आराम कुर्सी पर लेटकर कुछ पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते 11 बज गए। तभी बैरा आया। हुजूर, जो है सो 24 नंबर में आपको बुलाया है। वह अधखुली मैगजीन कुर्सी के हत्थे पर टिकाकर तेजी से चला गया। बेबी की तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो गई हो? कहिए, बेबी तो ठीक है ना? तपन ने पूछा। हाँ, लेकिन आप अब तक थे कहाँ? 3 बार आपको बुलवा भेजा। देखिए ना, खाना पड़ा पड़ा सब ठंडा हो गया। सामने ही मेज पर भोजन की थाली थी और दरवाजे के समीप महिला खड़ी थी। यह क्या? अचरज से तपन ने कहा। क्या क्या, कुछ नहीं, जल्दी खाओ, देखते नहीं सब ठंडा हो गया। महिला का अपनत्व भरा स्वर आवश्यकता से अधिक अधिकार युक्त था। लेकिन मेरा खाना तो कमरे में कब से रखा है। असमंजस में पड़ा तपन अभी तक खड़ा था। वह खाना आपका नहीं, जानवरों का है। आपकी सेहत तभी तो इस कदर खराब हो गई है। गूंगे पशु की तरह चुपचाप तपन मेज पर बैठ गया और भोजन चुगने लगा। संध्या को जब महिला बेबी को लेकर तल्ली ताल डॉक्टर शाह की डिस्पेंसरी जा रही थी, तो तपन भी साथ था। महिला ने आज एक के लिए नहीं, बल्कि दोनों रोगियों के लिए साथ साथ दवा ली। अपने लिए भी कुछ गोलियां नींद आने की खरीदी। तपन को कुछ ठंड की शिकायत थी, इसीलिए महिला बरस रही थी कि उसे ठीक ढंग से रहना नहीं आता। वह हद दर्जे का लापरवाह है। उसे ठीक 5:15 पर उठना, 6:15 पर टहलने जाना और 7:15 पर नाश्ता लेना होगा। घर से बाहर निकलते समय ओवरकोट साथ होना चाहिए। तपन चुप था। प्रातः उसका कमरा वह स्वयं ही साफ कर गई। गंदे कपड़ों का गट्ठर बैरा के कंधे पर लदवाकर धोबी के पास भिजवा दिया। एक अच्छा सा गुलदस्ता माली से मंगवाकर किश्ती नुमा टेबल लैंप की बगल में गोल मेज पर सजा दिया। वह भोजन बनाने में जुटी तो तपन बेबी के साथ खेल रहा था। उस दिन वे पाषाण देवी से लौट रहे थे। बेबी साथ था। बहुत दिनों बाद आज तपन को न जाने क्या सूझी। बोला, देखिए, अभी 6:15 भी नहीं बजे हैं। अभी से घर लौटकर क्या करेंगे? थोड़ी देर तालाब में बोटिंग ही कर लें। आज किनारे पर कितनी नावें खाली खड़ी हैं। महिला ने भी पता नहीं क्या सोचकर ना नहीं की। बिना कुछ कहे वह किश्तियों के अड्डे की ओर मुड़ी। बेबी भी हौले हौले साथ चल रहा था। बड़ी देर तक वे हिचकोले खाते इधर उधर घूमते रहे। नाव घंटे भर के लिए थी, अतः जल्दी तल्ली ताल पहुंचने अथवा वापस लौटने का प्रश्न न था। तीनों चुप थे। तपन स्वयं डांड चला रहा था। डांड जब पानी को चीरता तो कभी कभी हल्का सा एक भंवर रच जाता और पानी के कई छोटे बड़े बुलबुले बुदबुद इधर उधर बिखर जाते। यहाँ के पानी का रंग बहुत गहरा हरा है ना? हाँ। बेबी एक किनारे झुका हाथ से पानी छपछपा रहा था।
लेक बहुत गहरी होगी ना? हाँ। दोनों फिर चुप थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। पूछिए। नहीं, किसी की पर्सनल बातें नहीं पूछनी चाहिए, तपन ने असमंजस से कहा। नहीं पूछनी चाहिए तो मत पूछिए। वह हंसी। तपन भी। सुनिए, इतनी दूर परदेश में आप अकेली क्यों रहती हैं? अकेली कहाँ हूँ, बेबी तो है ना साथ। बेबी के फादर? कहते कहते वह अटक गया। बेबी के फादर बेबी की किसी मदर के साथ कहीं मौज उड़ा रहे होंगे। वह व्यंग भाव से हंसी। ढलती उम्र के लोगों को कौन पूछता है? उस पर पैसा हो तो फिर क्यों, ठीक है ना? तपन समझा नहीं। रहने भी दीजिए, महिला ने गंभीर स्वर में कहा। सब जानकर क्या करेंगे? कुछ अनजाना ही रहने दें तो क्या हर्ज है? क्यों? वह फिर हंसी, किंतु वह हंसी बड़ी वैसी थी। तभी कुहासा गिरने लगा, हवा चलने लगी, नाव भी इधर उधर बहकने को हुई तो महिला ने बेबी के गीले हाथ अपने आंचल से पोंछकर उसे गोद में ले लिया। कितना अच्छा होता यदि यह नाव डूब जाती और यहीं जल समाधि में हमेशा के लिए हम सब सो जाते। इस जिंदगी में धरा ही क्या है? और कोहरे से भरे आसमान की ओर देखकर तपन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मौन तोड़ती एक गहरी सांस भरकर महिला बुदबुदाई, लेकिन ऐसा होगा नहीं। न नाव उल्टेगी न हम डूबेंगे, भले ही इस जिंदगी में कुछ भी धरा न हो। उसका इस सब से कोई संबंध नहीं हुआ करता। अपना सलीब अपनी पीठ पर हमें खुद ही ढोना पड़ता है, खुद ही। तपन दोनों डांड बराबर चलाता हाँफता रहा। बड़ी देर बाद उसे ख्याल आया कि 1 घंटा तो कब का बीत गया और अब चारों ओर अंधेरा है। उसने मुड़कर देखा, सोए बेबी की पीठ पर सिर टिकाए महिला सिसक सिसक कर चुपचाप रो रही है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।